अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैसियस लॉज के बारे में, जिसमें हम लेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, इसके अलावा गैल्यूशक लॉ, अवोगाद्रो लॉ, इसके अलावा है ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, है ना, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, इसी से भरी हुई है यूनिट। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट हम लेंगे और वो है बॉयल्स लॉ। तो देखो, बॉयल्स लॉ इज रिलेटेड टू द प्रेशर वॉल्यूम। किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन को बोला गया है बॉयल्स लॉ। इसने क्या कहा है कि द प्रेशर ऑफ, या हम कहें कि द वॉल्यूम ऑफ गैस हैविंग डेफिनिट क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ गए ना, कि इसने ये कहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू its pressure at constant temperature and definite amount of gas। यही इसमें लिखा है कि the volume of definite mass of gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature। मींस अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, और वैसे भी देखो आप, ये है एक सिलेंडर, ओके, यहां पर है ये वॉल्यूम है, ओके, सपोज ये है V1, तो प्रेशर है P1, आपने प्रेशर और बढ़ा दिया, ये कितना कर दिया, तो ये जो वॉल्यूम है ये कितना हो गया V2, तो V2 लेस देन V1, कब, जब P2 ग्रेटर देन क्या है P1, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा गैस का। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि गैस जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक सफिशिएंट डिफरेंस, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस होती है, और जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और ऐसे में वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो क्वांटिटी जो है सब्सटेंस की या गैस की फिक्स हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तब ये रिलेशन बनेगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और आगे बढ़ा दें, एक प्रोपोर्शनलिटी, ये जो साइन इसको हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है K, या हम ऐसे लिख सकते हैं PV K मींस P1 V1 P2 V2। जैसे हम कहें ये 1 atm है, 2 लीटर वॉल्यूम है, अब हम इसे 2 कर दें तो ये बन जाएगा, तो 2 × 2, मतलब 2 = 2। चाहे ये कितना बढ़ाते रहें, ये कितना भी चेंज करते रहें, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। ये आइडियल कंडीशन है बॉयल्स लॉ की, कि हम यदि गैस का प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा। इस तरह से ग्राफ से समझ सकते हैं कि अगर हम एक ग्राफ लें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सपोज ये है V1, ये है V2, ये है P1, ये है P2, तो V1, ठीक है, और P1 = होगा P2 V2, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं P2 ग्रेटर देन P1, तो V2 लेस देन क्या बन गया V1, तो इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट बना रहेगा। यही है हमारा क्या बॉयल्स लॉ। अब हम यहां आ जाते हैं कि यहां पर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इस तरह से रेसिप्रोकल है, तो आप देख रहे हैं कि P = K1/V, सीधा सीधा है Y = mx+, ठीक है, तो mx हो गया। तो यहां x और y के बीच में अगर हम ग्राफ लें तो देख रहे हैं आप कि यहां पर प्रेशर और यहां, अब देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। मींस अगर हम ये कहें कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो 1/V क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। यही होगा कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, V डिक्रीज होता जाएगा तो 1/V का वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा, और इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिनल पॉइंट से जाएगी, और इस तरह से इसका जो स्लोप मिलेगा थीटा, वो किसके बराबर है, tan थीटा = क्या होगा, K के बराबर। तो इस तरह से हम प्रेशर वॉल्यूम के रेसिप्रोकल वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ लें तो इस तरह से दिखेगा। और नेक्स्ट आता है कि PV, चाहे P कितना भी बढ़ा दो या V कितना भी बढ़ा दो, PV कांस्टेंट रहेगा। मींस यहां पर P1 V1 = P2 V2 बना रहेगा। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर T1 में है, लो टेम्परेचर में करा रहे हैं, तो यही
लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह से मिलेगी, ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन चलेगी तो स्ट्रेट ही। तो इस तरह के ग्राफ होते हैं। और भी देखो कुछ ग्राफ्स और बताता हूं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं मैं आपको, और ये है v वर्सेस 1/v एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मासेस, या ठीक है अमाउंट ऑफ गैस। ओके, तो अभी आपने देखा कि ये इस तरह का एक ग्राफ आता है जब हम यहां पर 1/v और यहां पर p ले लें, या यहां पर p 1/p ले लें, तो हमें ये ग्राफ मिलता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, ओके, देखो इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। टेम्परेचर ये है सपोज T1, ये है T2, ये क्या है T3। अब इस तरह के ग्राफ्स में ये पूछा जाता है कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है, मींस कौन बड़ा है, T1 बड़ा है या T2 बड़ा है या T3 बड़ा है। अब आप किसी एक को कांस्टेंट करके और इस तरह का रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे पहचाने कि T1, T2, T3। पहले मैं ये बता दूं कि PV इक्वल टू होता है nRT। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये बात तो जानते हो आप कि जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, या जहां प्रेशर ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा। ऐसे ही जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पर वॉल्यूम ज्यादा। अब यहां देखो, मैं आप ऐसे देख लूं, ऐसा एक लाइन ले लूं, और यहां से यहां से यहां से यहां मैंने प्रेशर क्या कर दिया बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। अब यहां देखो, ये सपोज ये है 1/v1, ये है 1/v2 और ये है 1/v3। यहां पर आप देखेंगे कि जब v, अगर हम यहां देखें कि प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यही हुआ ना, तो 1/v इंक्रीज होगा। समझ गए ना कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो 1/v इंक्रीज होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि यहां पर अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो यहां पर अगर आप देखें कि 1/v1 इससे ज्यादा है 1/v2 और इससे ज्यादा है 1/v3, यही दिख रहा है ना यहां पर देखो कि 1/v1 से बड़ा है 1/v2, 1/v2 से बड़ा है 1/v3, लेकिन प्रेशर हमने कांस्टेंट कर रखा है टेम्परेचर के बेस पर, समझ रहे हैं। अब मैं यहां से किलो में कहूं कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखो v1 सबसे बड़ा होगा, v2 उससे कम होगा, v3 उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सोचो ना कि यहाँ 1/1 है, यहाँ 1/2 कर दूं और यहाँ 1/3 कर दूं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहां मिलेगी आपको, 1/1 की। अब यहां पर 1/2 और छोटी हो जाएगी, 1/3 और छोटी हो जाएगी, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/v1, उससे बड़ा है 1/v2, उससे बड़ा है 1/v3। इसका मतलब है सबसे छोटा कौन है, v1, उससे, ठीक है, यहां ये सॉरी 1/v1 से बड़ा है 1/v2, 1/v2 से बड़ा है 1/v3, तो ये वैल्यू सबसे छोटी है। तो इसका मतलब है कि यहां पर सबसे बड़ा कौन है, हम यहां ऐसे समझ सकते हैं कि ये है v1 3 लीटर, उससे जो है छोटा थोड़ा कौन है, ये 2 समझ लो v2, और उससे छोटा कौन हो गया v3। मतलब है कि v1 सबसे बड़ा है, इसलिए 1/v3 सबसे छोटा होगा। तो आपको ये पता चल गया कि v1, v2, v3 ये है इन तीनों वॉल्यूम का रिलेशन जब आपने प्रेशर कांस्टेंट किया। तो बस आप जानते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, तो v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, v3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T3। तो ये ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि T1, T2 और T3, मतलब 1/v1 के करस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर है वो सबसे बड़ा होगा। टेम्परेचर सबसे बड़ा है तो वॉल्यूम सबसे बड़ा है, वॉल्यूम सबसे बड़ा है तो 1/v1 की वैल्यू सबसे कम दिख रही है। फिर T2 टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया टेम्परेचर,
तो V2 भी क्या हो गया, कम हो गया। जब V2 कम हो गया तो 1/V2 की वैल्यू बढ़ गई, और टेम्परेचर कम कर दिया तो 1/V3 में V3 की वैल्यू कम हो गई तो 1/V3 की वैल्यू बढ़ गई। इस तरह से 1/V1 से बड़ा, 1/V2 उससे बड़ा, 1/V3 मींस V1 सबसे बड़ा, फिर V2 से छोटा, फिर V3। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इस बेस पर V1 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है T1, V2 के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर है T2 और V3 के करस्पॉन्डिंग में T3। तो V1 सबसे बड़ा है तो T1 सबसे बड़ा होगा, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। और ये इनके स्लोप्स हैं θ1, θ2, θ3। तो θ1 से बड़ा है θ2 और θ2 से बड़ा है θ3, जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर थीटा सबसे कम है। इस तरह से आपने मतलब थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर दिख रहा है कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो ग्राफ की लाइन थोड़ा नीचे से जा रही है और थीटा सबसे कम मिल रहा है। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बात समझ गए ना आप? ओके, अब देखो इसी ग्राफ में हम इस तरह से भी पूछ ले क्वेश्चन कि अब आपको मान लिया जाए कि आप देखो इस रिलेशन से भी यही कर लेंगे, रिलेशन आ जाएगा कि यहां पर हम ये ले रहे हैं, इस तरह से लिया था T1, T2, T3। अब मैं यहां पर ऐसे ले लूं, समझ गए ना, P1, P2, P3 और यहां क्या है 1/V। तो B यहां पर कांस्टेंट कर रखा है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका मतलब है कि P1, P2, P3 के बेस पे देखें कि जहां पर प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो देखो P1, P2 और P3 यही दिख रहा है ना कि P1 से बड़ा है P2, P2 से बड़ा है P3। तो अब हम P1 के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर देखें तो देखो T1 सबसे बड़ा हुआ, T2 उससे कम और T3 उससे कम, कि जहां पर प्रेशर टेम्परेचर आप देख रहे हैं क्या है, अगर हम यहां पर देखें कि P1, P2, P3, फिर आपने इस तरह का रिलेशन देखा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या हम ये कहें T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो P1 के करस्पॉन्डिंग में आप देखो टेम्परेचर है T3, यही है ना, सॉरी यहां पर मैं इस तरह से समझा कि P1 के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर है T3, तो T3 सबसे बड़ा हुआ। पहले हम ऐसा लिख रहे हैं P1, P2 और P3। तो P1 के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर है, मतलब हम ये कहें कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T3, P3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 और P3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। तो ये ऑर्डर मिल रहा है, तो टेम्परेचर का T3, T2 और क्या हो जाएगा T1। सही आ रहा है ये जो अभी आपने इससे पहले देखा कि उसमें हमने V1, V2, V3 में, ठीक है, वहां पर मैंने किस तरह से लिया था, T1, T2, T3 के बेस पर लिया था। यहां पर मैंने आपको इस तरह से कर, तो यहां भी बात समझ गए ना कि पहले प्रेशर का रिलेशन निकाल लो। जब आप प्रेशर का रिलेशन निकाल लोगे कि कौन बड़ा है, फिर प्रेशर और टेम्परेचर को आप रिलेशन में ले लो इस तरह से कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस तरह से आपने देखा कि P1, P2, P3 में सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रेशर है, और सॉरी सबसे बड़ा कौन है, P3। तो P3 के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर है T1, समझ गए ना। तो मैं भी गलत लिख रहा हूं क्या, सॉरी दो मिनट बच्चों, कि यहां पर हम P1, P2, P3 है ना, ये हमारा रिलेशन है। अब यहां पर हम देखें P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, T3, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 और P3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। तो हमारा रिलेशन आएगा T1, T2, सॉरी T3, ये आएगा बच्चों, सॉरी समझिए ना कि जहां पर आपने देखा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। और वैसे भी हम जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, गैल्यूशाफ्ट लॉ। तो P3 के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर जो है सबसे बड़ा होगा, P2 में मीडियम में आएगा और P1 के करस्पॉन्डिंग में जो T3 टेम्परेचर है वो सबसे छोटा होगा। और यही रिलेशन अभी हमने वॉल्यूम के बेस पर भी देखा था। अब हम एक रिलेशन देखो, ये तो था टेम्परेचर को अगर बदला गया हो, अब आ जाता है कि डिफरेंट अमाउंट दी गई हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया, तो हम ग्राफ देखें क्या मिलेगा। देखो यहां पर 1/V और P ले लें तो आपको इस तरह से तीन लाइनें मैंने बना दी, W1, W2, W3। अब कैसे भी लिखा हो W1, W2, W3
जाएगा या इस तरह से। अब आप एक रिलेशन जानते हैं कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द W अपॉन M इनटू, या हम W, ये एक रिलेशन होता है कि M इनटू RT। तो मास, ये मॉलिक्यूलर मास है गैस, एक ही गैस के लिए है, RT कांस्टेंट हो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। अब आप बस ये देख लो कि आप या तो प्रेशर निकाल के देख लो, कोई एक कांस्टेंट कर लो। जैसे आपने यहां पर ले लिया S, यहां पर हो गया 1/V1, यहां हो गया 1/V2, ओके, और यहां हो गया 1/V3। बात समझ गए आप मेरी? अब यहां पर देखो 1/V1 इससे बड़ा है 1/V2, इससे बड़ा है 1/V3। यही दिख रहा है ना ग्राफ, 1/V1 से V2 और ये। अब आपसे पूछा जाए कि V1, V2, V3 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा है V1, फिर उससे छोटा है V2 और फिर क्या है V3। ये हुआ ना कि अगर V1 बड़ा है तो 1/V1 छोटा है, रेसिप्रोकल वैल्यू कम हो जाएगी, तो V1 सबसे बड़ा V2। अब आप यहां पर देख लो कि V1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे कि यहां पर W और V, तो यहां पर हमारा W सबसे बड़ा, फिर W2 छोटा और W3 और छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां सबसे कम अमाउंट तो सबसे कम वॉल्यूम, तो 1/V3 की वैल्यू सबसे ज्यादा। V1 सबसे ज्यादा है तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो 1/V सबसे कम है। तो इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा W1, W2, W3। चाहे आप ऐसा रिलेशन ले लो और चाहे आप ऐसा भी रिलेशन ले सकते हो। ऐसा ले लो, देखो यहां पर P1, यहां पर P2 और यहां पर P3। अब आप यहां देखो P1 से बड़ा है P2, P2 से बड़ा है P3। अब P3 के करस्पॉन्डिंग में अमाउंट, अब यहां पर देखा ना कि W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो W बड़ा तो P बड़ा, तो W बड़ा मतलब W1 सबसे बड़ा, फिर W2 और फिर क्या हो जाएगा W3। W1 बड़ा तो अमाउंट ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो इस तरह से भी आप रिलेशनशिप बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। इस तरह का ये रिलेशंस बनते हैं हमारे किसके लिए, वाइल्स लॉ के ग्राफ के। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, इस तरह के ग्राफ आप आ जाते हैं तो बस आप पहले V1, V2, V3 के रिलेशन निकाल लो, फिर आइडियल गैस इक्वेशन से देखो कि V का T के साथ क्या रिलेशन है या फिर अमाउंट के साथ क्या रिलेशन है, उस बेस पर आप अरेंज कर दो। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, एक ग्राफ पूछ लिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि यहां पर था हमारे पास P इक्वल टू ये हम P इक्वल टू 1/V, ठीक है, इनटू K, तो log P इक्वल टू log 1/V, ठीक है, और प्लस log क्या लिख सकते हैं K, या log P इक्वल टू माइनस log V प्लस log क्या हो जाएगा बच्चों K। तो ये है Y। अब यहां पर ये है C प्लस ये है M, यहां X हम क्या मानेंगे यहां पर 1, समझ गए ना। तो अगर हम यहां पर एक ग्राफ लेके देखें तो हमें ग्राफ यूं मिलेगा बच्चों, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो यहां पर log P ले लें और यहां log B ले लें, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। और अगर आप ऐसा ले लेते हैं log P इक्वल टू log 1/V प्लस log K, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा, यहां पर आप log P ले रहे हैं और यहां log 1/V, तो ये ग्राफ आएगा, ये जो tan थीटा वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होगी, 45 डिग्री की। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है 1 है, तो यहां 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये जो वैल्यू मिल रही है ये किसके बराबर है, log K के बराबर। यहां तक अच्छी तरह ग्राफ समझ गए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब देखो बच्चों कुछ सिंपल से क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको, ओके। पहला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ गैस A इज 3.0 atm। कितना है, 3.0 atm। इट ऑक्यूपाइज 5 लीटर ऑफ वॉल्यूम। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर व्हेन इट इज कंप्रेस्ड 3 लीटर वॉल्यूम। ओके, आप जानते हैं कि यहां पर कौन सा रिलेशन लगाएंगे, बॉयल्स लॉ, कि P1 V1 इक्वल टू क्या होता है P2 V2। अब यहां देखो P1 प्रेशर कितना है 3 atm, कितना है 3.0 atm।
V1 देखो कितना है 5.0 लीटर। P2 आपको कैलकुलेट करना है, तो V2 कह रहा है 3 लीटर। बस अब आप यहां यूज करोगे 3 × 5 इक्वल टू 3 × P। यही है ना कि हमारे पास ये हो गया 3 सपोज ATM, V 5 लीटर, P2 हमें कैलकुलेट करना है, V2 हमने यूज किया 3 लीटर, 3 से 3 माइनस, तो P2 इक्वल टू कितना हो गया 5 ATM। मींस जब हम 3 ATM से 5 ATM कर देंगे, समझ गए ना, तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा 3 लीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर टू 1 bar to 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर आपको एडिशनल प्रेशर निकालना है। एडिशनल प्रेशर का मतलब है कि जितना इनिशियल प्रेशर था वो तो रहेगा, कितना और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया कि वॉल्यूम कंप्रेस होकर कितना हो गया 200। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे P1 कितना है, ठीक है, तो P1 है 1 bar, V1 कितना है देखो 500 डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर। P2 हम फाइनल प्रेशर निकालेंगे, फाइनल प्रेशर देखो भैया, फाइनल प्रेशर जो होता है P1 प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर, इसके सम के बराबर होगा कि इनिशियल कितना था प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर कितना और लगाया गया वो बताएगा। और V2 अब देखो कितना है 200 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां पर आप आएंगे तो P1 हो गया 1 इंटू V1 हो गया 500, P2 आपको कैलकुलेट करना है पहले, और V2 हो गया 200। तो देखो P2 इक्वल टू कितना आ गया 500 अपॉन 200 मींस 2.5। तो P2 आ गया 2.5। तो एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, कि एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर कितना होगा, तो हम लिखेंगे P2 माइनस क्या कर देंगे P1। तो P2 हमारे पास आ रहा है 2.5, P1 कितना है 1.0, तो ये आ गया 1.5 मींस 1.5 ATM प्रेशर और अगर हम बढ़ा देंगे गैस का तो वॉल्यूम डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 200 डेसीमीटर क्यूब। और अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कितना फाइनल प्रेशर होगा तो 2.5 आता। जस्ट बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन नीचे वाला भी है। आप देखो नीचे वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो यही तो पूछा गया है कि गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम अप टू 0.5 लीटर मींस यहां पर P1 है 2.5 लीटर एंड प्रेशर है, सॉरी यहां तो हो गया प्रेशर है ना, प्रेशर है 9 × 10⁵ पास्कल, V1 है 2.5 लीटर, P2 देखो कितना है, ये आप फाइनल प्रेशर निकालो, और V2 है 1.5 लीटर। बस अब आपको क्या करना है P1 V1 P2 V2, तो P1 हो गया 9 × 10⁵, V1 कितना हो गया 2.5, P2 आपको कैलकुलेट करना है और ये है 1.5। तो P2 9 × 10⁵ into 2.5 upon 1.5, तो P2 9 × 10⁵ into 25 upon 15 ऐसा कैलकुलेट कर लो। अब एक्स्ट्रा प्रेशर निकालना है तो आप P2 माइनस क्या कर दोगे P1 कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए ना आप कितना सा? तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैंने किसमें सॉल्व कर रखे हैं, जो कि मैंने गैसियस स्टेट में बॉयल्स लॉ दिखाया है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब हम चार्ल्स लॉ और लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ में, और ये है चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। समझ गए ना, यहां पर हम वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन लेंगे। तो देखो ये कह रहा है कि किसी भी गैस का अगर मास फिक्स कर दिया जाए और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, क्या रखा जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखें और एक फिक्स्ड अमाउंट में गैस ले लें, तो गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया जाता है तो गैस का वॉल्यूम
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम था उसका 1/273 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इतना ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर गैस का डिक्रीज कर दे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ गए ना, ये लिखा है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट the volume of given mass of gas increase or decrease by 1/273 of its volume at 0 degree for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature। बात समझ रहे बच्चों? ऐसे समझो आप कि ये है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम T डिग्री, यहां पर हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर ये जो वॉल्यूम है ये टोटल गैस का, ये कितना है V0। अब वो ये कह रहा है कि अगर गैस का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, 1 डिग्री मान लो इंक्रीज करते हैं, तो जो गैस के वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी वॉल्यूम था उसका 1/273 क्या हो जाएगा, इतने टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये 273 लीटर था तो 1 लीटर बढ़ जाएगा। तो जितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम था गैस का उसका कितना बढ़ गया, 1/273। और T डिग्री तक अगर ऐसा बढ़ाते रहे तो टोटल जो ये हमारी देख रहे हैं इंक्रीज हुआ वॉल्यूम वो हो जाएगा V0 × T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। हम ऐसा समझ सकते हैं। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा -1/273, 1 डिग्री। इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ऐसा समझें कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये कितना है बच्चों, V0, जो मैंने ये बता रखा है 0 डिग्री पर ये गैस का वॉल्यूम। हमने इंक्रीज किया वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना हो गया, जितना 0 डिग्री पर वॉल्यूम था उसका 1/273 टाइम्स बढ़ गया। ऐसे 2 डिग्री अगर मान लो ये कहें कि हम यहां पर 2 डिग्री कर दें सेंटीग्रेड तो यहां कितना हो जाएगा, 2/273। और ऐसा ही इंक्रीज करके T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो V/T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। तो ये हुआ क्या, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो हम ये कहें कि टोटल, ठीक है, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये है सपोज VT, तो यहां पर आ जाएगा इनिशियल कितना था, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम इन, ठीक है, इंक्रीज T डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा इनिशियल था V0 T डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमने उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये T डिग्री सेंटीग्रेड ओके अपॉन 273 इतना इंक्रीज हो गया। और आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखो तो बात समझ रहे हो ना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने से घटा है। कितना बढ़ा है, 1/273, जो कि 0 डिग्री पर उसका वॉल्यूम था उसका, और उतना ही डिक्रीज हुआ। तो VT इक्वल टू, अगर हम V0 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1 + T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, या VT इक्वल टू V0, ठीक है, यहाँ T केल्विन में अपॉन यहां पर हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 1। देखो हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो VT इक्वल टू V0, ओके, और यहां पर हमारे पास 273 + T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, ये हो गया हमारे पास, या VT अपॉन V0 इक्वल टू, तो देखो यहां टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, अब यहां पर हमने T केल्विन अपॉन T0 केल्विन, क्यों, क्योंकि T केल्विन इक्वल टू 273 + T डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां T0 केल्विन जो मैंने लिखा है वो है 273 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर केल्विन में। यहां VT अपॉन Tk यही है इक्वल टू V0 अपॉन T0, मींस ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि V अपॉन T इक्वल टू K, और या V इक्वल टू KT, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यही है
चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ डेफिनिट, ठीक है, गैस, डेफिनिट मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन टेम्परेचर, यही दिख रहा है ना हमारे पास। तो हम और आगे बढ़ा दें तो T इक्वल टू kV या T अपॉन V इक्वल टू क्या होगा बच्चों, K या V अपॉन TV के, ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर हमने दिया क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हमने लिखा V इक्वल टू KT मींस V अपॉन T इक्वल टू K, या V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन क्या होगा T2। ये है रिलेशन कि अगर टेम्परेचर है 273 केल्विन, वॉल्यूम है 1 लीटर, अगर हम इसे 2 लीटर कर रहे हैं तो V2 क्या आ जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 273 का। तो इस तरह से ये है इसका रिलेशन, किसके लिए, चार्ल्स लॉ के। अब ये क्वेश्चन में अगर हम इसका एक ग्राफ इस तरह का देखें कि अगर हम एक केल्विन में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर एक ग्राफ लें यहाँ पर, और ये लेना T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और यहाँ पर वॉल्यूम, तो आप देखोगे कि ऐसा ग्राफ आएगा T डिग्री में। ये जो वॉल्यूम है ये सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पर है V0, यहाँ है -273 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 273, तो यहाँ का वॉल्यूम है V0। अगर हम ये कहें कि इस टेम्परेचर पर जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, V0 प्लस, ठीक है, या हम यहाँ ऐसा ले लें कि V0 1 प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड में है अपॉन 273, तो VT इक्वल टू V0, ठीक है, और यहाँ आप देखोगे कितना हो गया 2 हो जाएगा ना, ये 1 1 और 2, तो इसका मतलब V2 इक्वल टू 2V0 कि जब हम गैस का टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम मिलेगा हमें फाइनल वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का डबल मिलेगा। और यहां पर अगर आप चले जाएं तो यहां पर VT इक्वल टू V0 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, तो VT इक्वल टू V0 1 प्लस माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मींस यहां पर जो वॉल्यूम है 0 होगा। तो एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 हो जाता है और 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर डबल हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सॉरी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 0 हो रहा है, तो इस -273 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 केल्विन मानकर और यहां से यहां तक 273 पार्ट किए गए और हर एक पार्ट जो है वो 1 केल्विन को इंडिकेट करता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 के बराबर था, तो T डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड लेके और हम यहाँ पर टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में। यही केल्विन स्केल का पैमाना था, उसका बेस था। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए। ये तो हमारा था चार्ल्स लॉ और इससे रिलेटेड ये रिलेशन। अब देखो 2-3 ग्राफ और बता देता हूँ, फिर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दूंगा और फिर हम इसको फिनिश करेंगे। अब देखो बच्चों, चार्ल्स लॉ के कुछ ग्राफ समझते हैं हम। एक है V वर्सेस T। तो अभी आपने देखा कि V इक्वल टू KT, Y इक्वल टू mx। तो यहाँ पर T और यहाँ पर V लें तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिनल पॉइंट से जाएगी, और ये जो थीटा है tan थीटा के फॉर्म में लोगे तो वो किसके बराबर होगा, K के बराबर। और V अपॉन T और T के बीच में लें तो V अपॉन T कांस्टेंट है, तो T कितना भी इंक्रीज करोगे V अपॉन T रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा और हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। बात समझ गए यहाँ तक। अब इसी को हम लॉग के फॉर्म में ले लें, log k इक्वल टू log k प्लस log t। तो ये हो गया हमारे पास c प्लस m x, x यहाँ हम 1 मानेंगे, तो log v और log t के बीच में ग्राफ लोगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो थीटा है tan 45 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास m तो 1, तो tan 45 इक्वल टू 1, तो ये जो है आप देख रहे हैं तो आपके पास जो थीटा है वो कितने का मिलेगा, ये जो है आपके देख रहे हैं 1 के बराबर है, तो थीटा
ये आएगा 45 डिग्री। यहां तक बात समझ गए? इस तरह के ग्राफ्स हैं। अब देखो दो ग्राफ और बताता हूं जिनसे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है वो क्वेश्चन, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर हम ले लें V वर्सेस T, ठीक है, एट डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट अमाउंट, मतलब गैस की अलग अलग अमाउंट ली गई हो या फिर अलग अलग टेम्परेचर लिए हो, प्रेशर लिए गए हो, तो क्या ग्राफ्स आएंगे। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पर V और यहाँ पर आप T लेते हैं तो हम जानते हैं ये ग्राफ आता है प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो आप देखोगे इस तरह के ग्राफ्स आएंगे भाई, लेकिन बस जो है स्लोप चेंज होगी। ये सपोज P1 है, ये है P2 और ये क्या है P3। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि P1 P2 P3 में क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हम यहां पर एट कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम। यही है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम रखें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, गैलिलियो लॉ है। तो आप क्या करें कि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के और इस तरह से यहां पर ये है इस तरह का रिलेशन ले, यहां पर आप टेम्परेचर का रिलेशन ले, तो ये है T1 T2 और T3। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं कि T1 से बड़ा है T2 और T2 से बड़ा है T3। यही है ना कि T1 से ज्यादा है T2 और T2 से ज्यादा है T3। वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब आप T1 T2 T3 के रिलेशन कैसे देख सकते हो, इससे कि जब T1 T2 T3 है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1 के करस्पॉन्डिंग T1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होगा, T2 के करस्पॉन्डिंग बीच में, और T3 के करस्पॉन्डिंग क्या है P1। तो आप देख रहे हैं कि T1 T2 T3 में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है T3, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा, P1। तो हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो होगा P1 P2 और क्या P3। क्यों? क्योंकि T3 के करस्पॉन्डिंग में आप यहां पर देखें कि T3 के करस्पॉन्डिंग में प्रेशर है P1, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है हमारा क्या है T3, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ऐसा भी लिख देंगे आपकी P3 P2 और P1। क्यों? क्योंकि T3 के करस्पॉन्डिंग में प्रेशर है P1, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो प्रेशर बहुत कम, सॉरी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम रहेगा। या तो आप ऐसा लेके देख लें, या प्रेशर कांस्टेंट लगा के वॉल्यूम आएगा, यही रिलेशन। तो ये बात बिल्कुल समझ गए आप कि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन लेके पहले टेम्परेचर का ऑर्डर निकाल लिया, उसी ऑर्डर में आपने इन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर लिख लिए और उनका ऑर्डर लिख दिया। तो T3 के करस्पॉन्डिंग में प्रेशर है P1, क्योंकि T3 सबसे बड़ा है इसलिए P1 भी सबसे बड़ा टेम्परेचर होगा। अब हम आ जाते हैं यहां पर, दूसरा है कि यहां पर आपको V है और यहां T, लेकिन यहां अमाउंट चेंज की गई है, W1 W2 W3। इसी तरह से फिर इसमें रिलेशन लिखूंगा E1 2 3। ओके, ये है T1, ये है T2 और ये क्या है T3। अब आप एक रिलेशन देखते हैं कि PV = W upon M into RT, या PV upon W = RT upon M। तो अगर आप देखें तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, या अमाउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मींस अगर टेम्परेचर हाई रखें तो हमें अमाउंट कम लेनी पड़ेगी सेम वॉल्यूम लाने के लिए। अब यहां पर आप देखो कि T1 से बड़ा T2 और T2 से बड़ा है क्या T3। अब आप T1 T2 T3, जबकि ये है इसकी टेम्परेचर का किससे रिलेशन, वॉल्यूम है, टेम्परेचर का अमाउंट से। तो यहां पर T1 सबसे छोटा है, T3 सबसे बड़ा है। तो T1 के करस्पॉन्डिंग में अगर अमाउंट देखें आप, ठीक है, ये T1 के करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट है वो है W3। तो T1 सबसे छोटा तो W3 सबसे बड़ा, तो यहां पर W3 W2 और क्या हो जाएगा W1। मींस अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है और हमें वॉल्यूम उतना ही लाना है
जितना T2 टेम्परेचर पर आ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर पर, तो हमें अमाउंट ज्यादा रखनी होगी। मतलब अगर आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो गैस की अमाउंट ज्यादा लोगे, तब हमें गैस का वॉल्यूम मिलेगा। ऐसे ही T3 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो आपको सेम वॉल्यूम लाने के लिए, जितना कि आपको T1 में मिल रहा है, उसके लिए आपको कम अमाउंट लेनी पड़ेगी। और इस तरह से ये आपका रिलेशन होगा W1 W2 W3। तो इस तरह के रिलेशंस क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं, ग्राफ बना होता है, बहुत इजी समझ जाए। पहले आप टेम्परेचर का रिलेशन निकाल लें, टेम्परेचर का अमाउंट से रिलेशन ले लें, देख लें किस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कौन सी अमाउंट है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर और अमाउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T1 के सबसे छोटा टेम्परेचर तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली रिलेशन में है। ओके, यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, ये कुछ हमारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने गैसियस स्टेट में ऑलरेडी दे चुका हूं। आप गैसियस स्टेट में चार्ल्स लॉ में जाएं और वहां मिलेंगे। यहाँ मैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल अ गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम 20 लीटर इफ इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 260 लीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बात क्वेश्चन? तो देखो यहां पर अगर आप V1 लें तो व्हाट टेम्परेचर विल बी गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 200 लीटर इफ इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 260 लीटर एट 30। तो हम यहां पर देखें कि V1 हमारे पास दे रखा है 200 लीटर, T1 हमें कैलकुलेट करना है, V2 आपको दे रखा है 260 और T2 आपको दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहे हैं ना कि व्हाट टेम्परेचर गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 2 लीटर 200 लीटर। तो 200 लीटर के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। जब वो कह रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है 260 लीटर। बस आप यहां ध्यान रखें कि टेम्परेचर को केल्विन में लेना होता है। मींस यहां पर 273 प्लस कितना कर दोगे 30, तो 303 केल्विन। अब आप यहां पर लेंगे V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन क्या करोगे T2। तो V1 आपके पास है 200, टेम्परेचर हमें T1 कैलकुलेट करना है, 260 ये है और 303 है। तो T1 इक्वल टू 200 इंटू 303 अपॉन 260। जब इस तरह से आपने कैलकुलेट किया तो T1 आ रहा है 233, ठीक है, तो 233 केल्विन। आप इसे सेंटीग्रेड में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक बिल्कुल समझ गए, बहुत सिंपल सा था। V1 दे रखा है, T1 आपको कैलकुलेट करना था, V2 आपको दे रखा है, T2 केल्विन में लेके T1 निकाल लिया आपने। ये क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप कि नेक्स्ट है कि 20 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड आर हीटेड टू 35 डिग्री, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सेम प्रेशर। तो देखो T1 कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस 273 प्लस 15, ये ऐड कर दो कितना हो जाएगा, देखो 273 और 15, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8 to 80, कितना हो गया 288 केल्विन। V1 देखो कितना है 20 ml, T2 आपको कितना कर देना है 35, तो 35 प्लस 273, तो 273 35 8 10 0 308, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो T2 हो गया 308 केल्विन। V2 कैलकुलेट करना है न्यू वॉल्यूम, तो बस V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन क्या कर दोगे T2। समझ गए ना, ये रिलेशन आपको रखना है। तो V1 आपके पास दे रखा है 20, T1 आप रख देंगे 288, V2 आपको कैलकुलेट करना है 308, बस V2 कैलकुलेट कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया कि एट व्हाट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डबल इटसेल्फ। तो आप सीधा लगा दो V2 इक्वल टू V0 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। VT कह रहा है 2V0 के बराबर और ये V0 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, तो ये V ये हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू, ठीक है, आपके पास आ गया 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये जो आएगा आंसर आपका वही इसका क्या होगा जो है आंसर है।
तो इस तरह से, और आप जानते हैं कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालोगे तो T डिग्री सेंटीग्रेड में क्या टेम्परेचर होगा कि वॉल्यूम 0 डिग्री का डबल हो जाए, तो वो आएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में निकालना, केल्विन में निकाल, या आप सीधा है इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं, V1/T1 V2 क्या T2। V1 आपको V1 ले लें, T1 आप T1 ले लें, ठीक है। V2 कह रहा है 2V1 के बराबर होगा, तो T2 कैलकुलेट कर लो। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम किस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम का डबल हो जाएगा, तो आपने देखा T2 273 × 2, ये केल्विन में आएगा, ठीक है। तो अब आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल रहे हैं, तो जितना T2 आएगा, ठीक है, उसमें से T1 माइनस कर दें, तो आपका T तो 273 × 2 में से 273 माइनस कर दें, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम गैस का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, सॉल्व करके बता दिए, और भी क्वेश्चंस आप देखें मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। ये है हमारा चार्ल्स लॉ। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।